हाय एवरीवन, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई वीडियो में। दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट बीए कर रहे हैं या फिर बीएससी कर रहे हैं या फिर बीकॉम कर रहे हैं और अभी आप यदि फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जामिनेशंस देने वाले हैं, चाहे आपका बिहार के अंतर्गत आने वाला कोई सा भी यूनिवर्सिटी हो, ये मायने नहीं रखता है, क्योंकि अब हर यूनिवर्सिटी की सिलेबस जो है ये आप लोगों को भी पता है कि समान कर दिया गया है। इसलिए चाहे आप मिथिला यूनिवर्सिटी से हो या फिर बिहार के अंतर्गत कोई भी यूनिवर्सिटी हो, सभी में ये काम आएगा। और आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एईसी पेपर। ठीक है, तो एईसी पेपर फर्स्ट की जो सिलेबस है या साइंस, कॉमर्स और आर्ट तीनों संकायों के लिए समान है। अब एईसी पेपर में हम लोग आज कवर क्या करने वाले हैं, तो वो टॉपिक होगा आपका हिंदी सब्जेक्ट। ठीक है, अगर आपने हिंदी रखा है तो आप तीनों संकाय के स्टूडेंट्स के लिए ये क्लासेस बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के इस क्लास में हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 डिस्कस करेंगे, जहां पर मैं आपको कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस बताऊंगा। देखिए, एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग और एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे इसमें और लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। तो इन दो टॉपिक पर है जो कि आपको मैं अलग से क्लास प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, आप लोग उन सभी क्लासेस को अच्छे से देख लीजिएगा और ये शॉर्ट टाइप वाली क्लास जो है, अगर आप क्लास में आए हैं तो पूरी क्लास को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको हर टॉपिक अच्छी तरीके से समझ में आ सके। आइए बात करते हैं हम लोग आज के इस क्लास में जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस करने वाले हैं वो कौन कौन सा क्वेश्चंस करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि हिंदी की ध्वनियां और उनके प्रकारों पर संक्षिप्त टिप्पणी करें। इसके बाद हम लोग बात करेंगे, देखिए, तो अगला जो टॉपिक होगा हमारा कि व्यंजन ध्वनियों पर संक्षिप्त टिप्पणी करें। ये दो क्वेश्चंस हम लोग कवर करने वाले हैं और उम्मीद है कि ये चीजें जो है आपने बहुत पहले पढ़ा होगा, लेकिन आपने जो है इस चीजों को व्याकरण में पढ़ा होगा। और आपका जो यूनिट नंबर फर्स्ट है एईसी पेपर का, ठीक है, हिंदी एईसी पेपर यूनिट फर्स्ट की अगर मैं बात करूं तो यहां पर जो टॉपिक है वह व्याकरण से रिलेटेड है। ठीक है, कुछ व्याकरण से रिलेटेड टॉपिक है, कुछ व्यवहारिक व्याकरण से रिलेटेड टॉपिक है। उन सभी टॉपिक को हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे। आइए बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चंस पर। तो सबसे पहले क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। इससे पहले दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। सेशन को एक प्यारा सा लाइक करके अपने सभी दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी को हेल्प मिल सके। देखिए, बात करते हैं पहले क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन हमारा कहता क्या है, जरा ध्यान से समझिएगा। कहता है कि हिंदी की ध्वनियां एवं उनके प्रकारों पर क्या करें, तो संक्षिप्त टिप्पणी करें। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि आखिर ये हिंदी की ध्वनियां क्या है। तो हिंदी की ध्वनियों के संबंध में अगर मैं बात करूं तो हिंदी में जो है, हिंदी में कुल 59 ध्वनियां स्वीकार की गई है। अभी तक जो स्वीकार्य ध्वनियां हैं हिंदी की वो कितने हैं, तो आप कहोगे सर 59 ध्वनियां जो है वह हिंदी में स्वीकार्य मानी जाती है। इस दृष्टि से अगर बात करें तो हिंदी दुनिया की सर्वाधिक समृद्ध भाषाओं में से एक माना जाता है, क्योंकि 59 ध्वनियां अपने आप में काफी अधिक संख्या है। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि हिंदी जो है भाई साहब, यह दुनिया की सबसे समृद्ध भाषाओं में से एक है। लेकिन मूल रूप से अगर मैं बात करूं तो हिंदी की ध्वनियों को कितने भागों में बांटा गया है, आप कहोगे सर हिंदी की मूल ध्वनियों को जो है 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी ध्वनियां हैं, तो सबसे पहली ध्वनि आप लोग याद रखेंगे स्वर ध्वनियां। इसके बाद बात करेंगे तो वह है व्यंजन ध्वनियां, और एक ध्वनियों के बारे में और जान लीजिए, वह है आयोगवाह ध्वनियां। इन तीनों ध्वनियों को हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग यहां पर नजर डालेंगे स्वर ध्वनियों पर। स्वर ध्वनियां क्या है, आपने स्वर वर्ण तो पढ़ा ही होगा, व्याकरण में पढ़ा है कि नहीं, स्वर वर्ण। लेकिन यहां पर चीजें क्या है, स्वर ध्वनियां हैं, तो हम लोग वर्ण की जगह ध्वनियों का प्रयोग करेंगे। यानी कि कहें तो स्वर जो है, स्वर उस ध्वनि को कहा जाता है जिसका उच्चारण बिना किसी अन्य ध्वनि की सहायता से होता है। जैसे कि आपने स्वर वर्ण में पढ़ा था कि स्वर वर्ण एक ऐसा वर्ण होता है जो बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोली जाती है। ठीक उसी प्रकार से स्वर ध्वनियां जो है, यह भी एक वैसी ध्वनियां हैं जो बिना किसी अन्य ध्वनियों की सहायता से बोली जाती है। अब बात आती है कि ऐसी ध्वनियां है कौन सी। तो ऐसी ध्वनियों की अगर मैं बात करूं तो जैसे कि आ है, हर्ष ई है। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए दीर्घ ई है, हर्षु दुर्गु। फिर इसके बाद बात करें तो ए ऐ ओ औ। ये सारी ध्वनियां जो है, जैसे कि ये सभी के सभी आपने पढ़ा होगा कि स्वर वर्ण है। और देखिए, वर्ण को ही तो हम लोग उच्चारित करते हैं, और वर्ण को ही उच्चारित जब करेंगे तो किस रूप में करेंगे, ध्वनि के रूप में करेंगे। किसके रूप में करेंगे, ध्वनि के रूप में। इसीलिए हम लोग स्वर वर्ण को ही क्या कह सकते हैं, स्वर ध्वनियां कह सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको स्वर ध्वनियां जो है अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं व्यंजन ध्वनियों की। तो व्यंजन वर्ण के बारे में आपने पढ़ा होगा। व्यंजन वर्ण किसको कहते हैं, जो वर्ण स्वर वर्ण की सहायता से व्यक्त की जाती है। यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, व्यंजन ध्वनियां में ठीक उसी प्रकार से लिखेंगे कि व्यंजन जो है वे ध्वनियां हैं जिनके उच्चारण के लिए किसी अन्य ध्वनि या फिर हम कहें तो स्वर वर्ण की या स्वर ध्वनियों की सहायता लेनी पड़ती है, उसे हम लोग व्यंजन ध्वनियां कहते हैं।
व्यंजन ध्वनियों के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती है तो आपको पता होगा, कखा गगा पूरा आता है, इसके बाद चछा जजा टठा डडा, तो ये सभी के सभी जो है क्या कहे जाते हैं, व्यंजन ध्वनियां कही जाती है। कहोगे सर ये क में जो है इसमें स्वर ध्वनियां कहां आता है, तो देखिए क जो है इसका वास्तविक रूप से जो लिखावट होती है यह क हलंत होता है, लेकिन यह पूर्ण रूपेण क कब बन जाता है, जब इसमें हम लोग आ को समाहित करते हैं और ये साथ में मिलकर क्या बन जाता है, तो क बन जाता है पूरा वाला, ठीक है। और वैसे भी आप उच्चारित करके देखो, जब कहते हो का, जब कहते हो क्या का कहते हो तो आपको यहां पर अ की ध्वनियां सुनाई देती है, तो यह स्पष्ट होता है कि अ क्या है भाई साहब, स्वर वर्ण है या स्वर ध्वनियां है। तो आप कह सकते हो कि व्यंजन ध्वनियों को हम लोग किसकी सहायता से व्यक्त करते हैं, तो स्वर ध्वनियों से व्यक्त करते हैं। आगे बात करेंगे हम लोग तीसरी ध्वनियां कौन सी है, तो तीसरी ध्वनियां है आपकी आयोगवाह ध्वनियां। देखिए आयोगवाह ध्वनियों के बारे में समझेंगे, यह एक वैसी ध्वनियां होती है जो ना तो पूरी तरह से स्वर होता है और ना ही यह पूरी तरीके से व्यंजन होता है। अब ऐसा क्यों, कुछ तो रीजन होगा कि ना तो यह स्वर है और ना ही यह व्यंजन ध्वनियों के रूप में प्रयुक्त होता है। तो ऐसा इसलिए है कि अगर मैं स्वर के बारे में बात करूं, क्या आयोगवाह एक स्वर है, तो जी नहीं, स्वर भी नहीं हम पूर्ण रूपेण इसे कह सकते हैं, क्योंकि इनकी जो गति है यह स्वतंत्र नहीं है। और अगर मैं व्यंजन के संबंध में बात करूं कि क्या व्यंजन जो है व्यंजन ध्वनियां आयोगवाह ध्वनियों को कह सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं पूर्ण रूपेण, क्योंकि जो है स्वरों के बाद आता है यह ध्वनियां, इसके पहले नहीं आता है। इसलिए हम लोग इसे क्या कह सकते हैं, आयोगवाह ध्वनि को हम लोग ना तो स्वर वर्ण कह सकते हैं, स्वर ध्वनियां कह सकते हैं, ना ही इसे व्यंजन ध्वनि कह सकते हैं। अब ऐसी ध्वनियां कौन कौन सी है, तो ऐसे ध्वनियों के संबंध में बात करें तो मूल रूप से इसकी संख्या 3 होती है। एक तो होता है अनुस्वार, इसके बाद होता है अनुनासिक और एक होता है विसर्ग। ये 3 ध्वनियां जो है कौन सी ध्वनियां कहलाती है, आप कहोगे आयोगवाह ध्वनि। तो उम्मीद करता हूं आपको ये तीनों ध्वनियां अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। एक बार हम लोग फिर से रिवाइज कर लेंगे। स्वर ध्वनियों की बात करें तो वैसी ध्वनि होती है जो स्वतंत्र मानी जाती है, जो बिना किसी की सहायता से बोली जाती है। व्यंजन ध्वनियों की अगर मैं बात करूं तो इसे हम लोग स्वर ध्वनियों की सहायता से व्यक्त करते हैं। और आयोगवाह ध्वनियां जो है एक ऐसी ध्वनि है जो ना तो पूरी तरीके से स्वर है और ना ही यह पूरी तरीके से हम लोग इसे व्यंजन के समूह में रख सकते हैं। तो ये उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए बात करते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चंस की। दूसरे क्वेश्चंस पर जाने से पहले कुछ स्टूडेंट्स कमेंट्स करते रहते हैं कि सर इसकी पीडीएफ नोट्स जो है हमें कहां मिलेगी। तो मैं पीडीएफ नोट्स के बारे में बताना चाहूंगा कि भाई आपको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप गूगल पर टाइप करोगे www.topperguruji.com। क्या सर्च करोगे, topperguruji.com। आपको वहां पर बीए का या फिर बीएससी का या फिर बीकॉम का एक सेक्शन मिलेगा। उन सेक्शंस में आप जैसे ही टैप करोगे आपको देखने को मिल जाएगा, ये सारे सेक्शंस वाइज आपको नोट्स मिल जाएंगे। वहां पर क्लिक करके आप इसको पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हो या फिर टेक्स्ट फॉर्म में वहां से नोट डाउन कर सकते हो। अब आइए हम लोग दूसरे क्वेश्चंस पर बात करते हैं। तो आपका दूसरा क्वेश्चन क्या है, आज की क्लास का दूसरा क्वेश्चन कहता है व्यंजन ध्वनियों पर संक्षिप्त टिप्पणी करें। वीवीआई क्वेश्चन है, इसे आप वीवीआई लगा करके अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। बात करते हैं, देखिए व्यंजन ध्वनियों के बारे में तो अभी मैंने आपको थोड़ी बहुत जानकारी यहां पर बताई थी, लेकिन यहां पर कह रहा है कि व्यंजन ध्वनियों के संपूर्णता के बारे में बताने के लिए, संक्षिप्त वर्णन करने के लिए, तो चलिए हम लोग व्यंजन ध्वनि पर टिप्पणी करते हैं। अगर मैं बात करूं व्यंजन ध्वनि की तो इसके बारे में तो अभी मैंने आपको बताया कि जिसे स्वर ध्वनियों की सहायता से व्यक्त किया जाता है उस ध्वनि को हम लोग व्यंजन ध्वनि कहते हैं। अगर हम बात करते हैं व्यंजन ध्वनि की तो हिंदी में कुल 44 व्यंजन ध्वनियां हैं। हिंदी में व्यंजन ध्वनियों की संख्या कितनी है, 44। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछ दिया जाए तो यहां से ये पॉइंट्स काम आ सकते हैं। अब आपके मन में सवाल बनता होगा कि सर हिंदी में स्वर ध्वनियां कितनी है, क्योंकि व्यंजन ध्वनियों के बारे में तो मैंने बता दिया कि 44 है, लेकिन स्वर ध्वनियां कितनी है, तो आप कहोगे सर हिंदी में जो है स्वर ध्वनियां कुल मिलाकर 11 है। कितने हैं, 11 हिंदी में स्वर ध्वनियां हो गई और व्यंजन ध्वनियां जो है कितने हो गए, 44 हो गए। यहां पर कुछ स्टूडेंट्स का तर्क यह भी हो सकता है कि सर हमने तो पढ़ा था व्याकरण में कि व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है, तो 33 होती है। कितने पढ़े थे, व्यंजन वर्ण की जो संख्या होती है वो 33 होती है, लेकिन आप यहां पर 44 बता रहे हैं व्यंजन ध्वनि की संख्या। जी हां, आप लोगों को याद रखना है जब भी व्यंजन वर्ण के बारे में चर्चा किया जाए तो आप कहोगे 33 है, लेकिन आप कहोगे जब आपके सामने क्वेश्चन रहे कि व्यंजन ध्वनियां कितनी है तो आप कहोगे 44 है। ठीक है, चलिए अगर हम बात करते हैं यहां पर व्यंजन ध्वनियों की, तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि का हलंत और आ मिलकर के क्या बनता है, तो पूरा का मिलता है। ठीक है, चा हलंत आ मिलकर के क्या बनता है, तो पूरा चा बनता है। इस तरीके से व्यंजन ध्वनियां बनाई जाती है। आप उच्चारित करके देख लो, जब चा कहते हो, चा कहते हो तो आपको क्या क्या पता चलता है, चा कहते हो तो आपको पता चलता है कि चा के साथ हमने आ का भी उच्चारण किया है।
पता चलता है कि नहीं। चलिए आगे बात करेंगे व्यंजन ध्वनियों के वर्गीकरण के संबंध में। आखिर हम व्यंजन ध्वनियों को वर्गीकृत कितने आधारों से कर सकते हैं। तो व्यंजन ध्वनियों को वर्गीकृत करने का जो है आधार कुछ इस प्रकार से, सबसे पहला है उच्चारण के स्थान पर आप इसे क्या कर सकते हो, तो विभाजित कर सकते हो। दूसरा अवरोध के आधार पर, और तीसरा जो है संयुक्त व्यंजन ध्वनियां होती है। इन तीनों ध्वनियों को हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे। देखिए बात करते हैं सबसे पहले उच्चारण के स्थान पर। तो देखिए उच्चारण के स्थान पर या किस प्रकार से हम इसे क्या कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं। तो यह एक वैसी व्यंजन ध्वनियां है जिसका वर्गीकरण जो है उसके उच्चारण करने में मिली सहायता के आधार पर करते हैं। ऐसे मान लीजिए हमने कहा का कौन सी ध्वनियां हैं, तो आप कहोगे सर यह व्यंजन ध्वनि है। लेकिन व्यंजन ध्वनि के अंतर्गत जो है हम इसे उच्चारण के स्थान पर किस भाग में रख सकते हैं। क्या वह कंठ व्यंजन होगा, या फिर तालव्य व्यंजन, या फिर मूर्धन्य व्यंजन, या फिर दंत व्यंजन, या फिर ओष्ठ्य व्यंजन। समझिएगा ध्यान से, अगर तुम का कहते हो तो अपने मुख की तरफ आपका ध्यान होना चाहिए। जैसे ही आप का कहते हो तो ऐसा स्पष्ट होता है कि यह आवाज जो है डायरेक्ट कंठ से आ रहा है, ना तो यह किसी भाग को, मुंह के किसी भाग को छूने का प्रयास कर रहा है और ना कभी छुएगा। ठीक है, आप डायरेक्टली बोल कर देखो, अपने मुंह से बोल कर देखो। जैसे कहोगे का कहते हो तो ये ध्वनियां जो है डायरेक्ट कंठ से आती है, इसलिए हम लोग इसे कंठ व्यंजन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, कंठ व्यंजन की श्रेणी में रखेंगे। अगर मैं बात करूं पा की बात करता हूं, तो देखिए यहां पर तुम बोल कर देखो, मुंह से जब बोलोगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। पा कहते हैं तो आपको लगता क्या है, तो मेरी ओष्ठ जो है, ओष्ठ आपकी दोनों सटती है। ठीक है, ओष्ठ क्या होता है, दोनों। बिना ओष्ठ को सटाए हुए आप प बोल के दिखा दो, नहीं हो पाएगा, संभव ही नहीं है। इसीलिए हम लोग प को कहां रखना चाहेंगे, प को रखना चाहेंगे ओष्ठ्य व्यंजन में। तो इस तरीके से जो है उच्चारण में मिली सहायता के आधार पर जब हम क्या करते हैं, ध्वनियों को वर्गीकृत करते हैं, तो वह क्या कहलाता है, उच्चारण के स्थान पर ध्वनियां। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। अगला क्या है, अवरोध के स्थान पर। ठीक है, अवरोध के आधार पर हम लोग किस प्रकार से विभाजित करते हैं, तो सीधा सीधा आप याद रख सकते हो। जैसे कि यहां पर आपने देखा कि उच्चारण करने के आधार पर जो सहायता मिली है, हमने उच्चारण के स्थान पर उस प्रकार से विभाजित कर दिया। अब यहां अवरोध कहां उत्पन्न होगा, तो उच्चारण करने के समय में जो है, उच्चारण करने के समय श्वास में, सांस जब तुम लेते हो ना, सांस लेने में जो अवरोध उत्पन्न होता है, उसके आधार पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसे है अंतःस्थ व्यंजन, इसके बाद है उष्ण व्यंजन, इसके बाद है स्पर्श व्यंजन। तो ये जो तीन व्यंजन है भाई साहब, आप किसके आधार पर वर्गीकृत करेंगे, तो अवरोध के आधार पर इसे वर्गीकृत करेंगे। किसके आधार पर, अवरोध के आधार पर। अंतःस्थ व्यंजन, उष्ण व्यंजन और स्पर्श व्यंजन। एक हो गया आपका कौन सा व्यंजन, तो वह है संयुक्त व्यंजन ध्वनियां। संयुक्त व्यंजन ध्वनियां कितनी होती है, तो आप कहोगे सर 4 होती है। कौन कौन सा होता है मूल रूप से, तो वैसी व्यंजन ध्वनियां जो 2 या 2 से अधिक व्यंजनों से, या फिर 2 या 2 से अधिक व्यंजन ध्वनियों से मिलकर बना होता है, उसे हम लोग संयुक्त व्यंजन ध्वनियां कहते हैं। जैसे देखिए अक्षा, अगर मैं अक्षा की बात करूं तो यह किन किन वर्णों से मिलकर बना है, तो आप इसका क्या करो, इसके सहायता के लिए हम इसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर लेते हैं। देखिए अगर अक्षा का अंग्रेजी करते हो तो यह होता है KSH। क्या होता है, KSH। के से क्या होता है, का होता है। के से क्या होता है, का होता है। और SH से क्या होता है, तलाबी स होता है। तो आप कहोगे सर क और स, लेकिन नहीं, यहां जो ये S लिखा जाता है, ये बड़ी S लिखा जाता है, और इसीलिए इसे हम लोग कौन सा, तो मध्यम वाला जो स होता है, ठीक है, इस स की सहायता से व्यक्त करते हैं। अर्थात क और मध्यम स, ठीक है, बिचला वाला स जो होता है आपका मूर्धन्य स, इस दोनों के संयोग से क्या बन जाता है, तो अक्षा बन जाता है। ठीक उसी तरीके से अगर मैं बात करूं त्रा की, किसकी बात करूं, त्रा की बात करूं, तो इसका भी तुम अंग्रेजी ट्रांसलेट कर लो। क्या होता है, TR से त्रा। देखिए T फॉर ता, T फॉर क्या होता है, त, और R फॉर रा, यानी कि त और रा से मिलने से क्या बन जाता है, त्रा बन जाता है। तो यहां पर आपने देखा ता भी क्या है, ता भी एक व्यंजन ध्वनिया है, रा भी क्या है, एक व्यंजन ध्वनिया है। तो इन दोनों व्यंजन ध्वनियों के मिलने से संयुक्त व्यंजन ध्वनिया बनती है। इस तरीके से शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको आज की ये क्लासेस काफी ज्यादा हेल्पफुल लगी होगी। इसी तरीके से आपको मैं हर टॉपिक की क्लासेस प्रोवाइड करूंगा, जो कि एक तरीके से कहे तो गेस क्वेश्चंस होगी, और यहीं से आपके पेपर में क्वेश्चंस आएंगे। इसके बाहर आपके पेपर में क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, अगर ये क्लासेस आपको हेल्पफुल लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको क्लासेस कैसी लगी, और ये क्लासेस को कंटिन्यू रखा जाए या नहीं रखा जाए। और जब अच्छा ही लगा है तो एक काम तो करना बनता है। चैनल पर नए हैं, लाइक नहीं किए हैं, लाइक कर दीजिए। सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए। और अपने दोस्तों को शेयर नहीं किए हैं तो जल्दी से लिंक को कॉपी कीजिए और अपने सभी दोस्तों के भी शेयर कर दीजिए। विशेष मिलेंगे आप लोगों के साथ अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।